ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। अच्छा, एक और बात कि मैंने पहली वाली वीडियो में ये तो कहा था कि 2C का जो पेपर्स हैं वो मैंने मोस्टली चेक किए हैं, लेकिन जो मैं ये फीडबैक दे रही हूँ इसमें मैं सारे क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रही हूँ। सो दिस वीडियो इज अ कलेक्टिव डिस्कशन ऑन द ओवरऑल मिड टर्म पेपर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मैं ये चीज डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली जेनेरिक इश्यूज तो सबके सेम है, इसीलिए ये कलेक्टिव फीडबैक है। लेकिन उसके अलावा जो है मैं क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना था, क्या उसका असल में आंसर था, किस तरीके से आपको लिखना था, ठीक है। तो ये वीडियो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो प्लीज इसको तो एटलीस्ट आप पूरा सुने, ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन ये पेपर बहुत इजी था, आपके लेवल पे इससे इजी पेपर नहीं हो सकता। मैंने पहले भी फंक्शनल इंग्लिश पढ़ाया है और मैंने फंक्शनल इंग्लिश 1 पढ़ाया है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, और मैंने 3 साल तक ये पढ़ाया है, और मैं फर्स्ट ईयर में भी इस तरीके का पेपर नहीं देती। तो अगर आप, इफ आई एवर हैड अ चांस ऑफ शोइंग यू माई ओन कोर्स आउटलाइन, तो उसमें बहुत ज्यादा हम ग्रामेटिकल फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में कवर मैं करवाती हूँ, मगर उसमें भी क्वेश्चंस आर वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि उससे मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का अंदाजा करना होता है बच्चों का। लेकिन आप लोगों के लिए ये आसान पेपर था, उसके बावजूद इफ यू स्टैंड हियर देन दैट इज वेरी कंसर्निंग, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन था, नाउ आई रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Identify irrelevant sentences in each of the following paragraph. Now I have written irrelevant sentences in each of the paragraph, which means कि हर paragraph में कोई irrelevant sentence है। सबसे एक ब्लंडर जो कुछ बच्चों ने, बहुत सारों ने तो नहीं लेकिन कुछ बच्चों ने किया, वो ये कि irrelevant sentence में उन्होंने 3 से 4 या 2 से 3 irrelevant sentences identify। अब वो कैसे किए हैं, that is something that I fail to understand। मतलब मैं ये तो मान सकती हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा आइडेंटिफाई 1 इररेलेवेंट सेंटेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ, क्योंकि इतना तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग पे रिलाई कर रही थी कि जो इररेलेवेंट होगा आप उसी को आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ लोगों ने समझने का इसमें एफर्ट ही नहीं डाला कि हम देखते हैं कि असल में इररेलेवेंट कौन सा है। सो दे सिंपली सिलेक्टेड 2 और 3 सेंटेंसेस। अब एक पैराग्राफ है जिसमें मुश्किल से 5 सेंटेंसेस हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें से 3 को इररेलेवेंट बना दिया। अब वो कैसे इररेलेवेंट है, आई डोंट नो। तो अगेन वो बहुत ही फिर जो है वो मेरे लिए परेशान कुन बात थी। तो आई विल रीड इट एंड आई टेल यू व्हाई द इररेलेवेंट सेंटेंस इज एक्चुअली द इररेलेवेंट सेंटेंस। क्योंकि इसमें भी स्कोर यही है कि 2 आ गए, किसी के 3 आ गए मैक्सिमम, बट मोस्ट ऑफ यू weren't able to identify a sentence which was completely irrelevant। और बिल्कुल बच्चों वाली एक चीज अचानक से एक सेंटेंस ऐड कर दिया था जिसमें जिसमें असल कॉन्टेक्स्ट से कोई लिंक ही नहीं था, और वो इसीलिए था कि आई अस्यूम्ड कि एटलीस्ट 5 मार्क्स तो इसमें यू कुड इजीली स्कोर। तो 10 मार्क्स एटलीस्ट आई थॉट दैट ऑब्जेक्टिव पेपर है, सो यू कुड इजीली स्कोर और अंडरस्टैंड, मगर दैट वाज रियली शॉकिंग कि ये वाली चीजें भी नहीं मसला था। सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ, socializing dogs। First sentence, the term socialization of dogs is used to describe how a dog learns to relate to people and other dogs। Socializing dog is the topic। पहला सेंटेंस तो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो इररेलेवेंट नहीं हो सकता, वो टॉपिक से लिंक्ड है। This process begins even before the puppy's eyes are open। This process, this किसको रेफर कर रहा है, सोशलाइजेशन को। तो obviously this sentence is also relevant। Once the dog starts biting, it is very difficult to overcome। Now try to understand। बात हो रही थी कि जो डॉग्स का सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो क्या होता है, और वो किस स्टेज पे, बहुत ही अर्ली स्टेज पे स्टार्ट हो जाता है। एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर इज दिस सेंटेंस जिसमें ये बात हो रही है कि once the dog starts biting, we can't stop them। Now you see, does this sentence कि जब एक बार डॉग्स बाइट करना शुरू हो जाए तो उनको नहीं रोका जा सकता, क्या इस सेंटेंस का सोशलाइजेशन डॉग से कोई भी ताल्लुक हो सकता है? क्या कोई लिंक बन रहा है? Obviously not। So this sentence is completely irrelevant।
अब आगे भी देख लें, कुछ लोगों ने दिस पर्सन हैज, इनका ये वाला सही है, कुछ लोगों ने दूसरे आइडेंटिफाई किए हैं जो असल में जो है वो इररेलेवेंट सेंटेंस नहीं है। अच्छा जी, ये है, इन्होंने सेकंड सेंटेंस को कहा है। सेकंड सेंटेंस कैसे हो सकता है? सेकंड सेंटेंस में इट्स written about the process. This process began even before the puppy's eyes are open. Then we have another student. Let's see. 4 and 5. Now that is interesting कि इन्होंने दो sentences choose किए और वो दोनों ये जो कि हो ही नहीं सकते, irrelevant. But let's see, we'll read it. तो हमने identify कर लिया. Now let's read the fourth sentence. For most puppies, a mother who interacts well with human is the best teacher. हम सोशलाइजेशन के प्रोसेस की बात करें ना, कि लोग डॉग्स जो हैं वो सोशलाइज करना कैसे सीखते हैं, किससे सीखते हैं, क्या ऑब्जर्व करके सीखते हैं। सोशलाइज यानी दूसरे स्पीशीज से, दूसरे अपने डॉग से इंटरैक्ट करना, तो वो कैसे सीखते हैं। फोर्थ सेंटेंस में लिखा हुआ है कि फॉर मोस्ट पपीज अ मदर हु इंटरैक्ट्स वेल विथ ह्यूमन इज द बेस्ट टीचर। तो इट्स रिटन के मदर टीचर्स देम टू इंटरैक्ट। तो ये तो इंटरैक्शन तो सोशलाइजेशन का एक पार्ट है ना। तो दिस सेंटेंस इज कनेक्टेड, इट कैन नॉट बी एन इररेलेवेंट सेंटेंस। लास्ट वन, therefore most experts today recommend leaving puppies with their mothers until at least 8 to 10 weeks of age, क्योंकि मदर्स इंटरैक्शन के थ्रू वो सोशलाइजेशन सीखते हैं। सो डेफिनेटली सेंटेंस 4 and 5 कैन नॉट बी एन इररेलेवेंट सेंटेंस। ठीक है, तो क्लियर था कि सेंटेंस 3 वाज द इररेलेवेंट सेंटेंस। ओके, नाउ द सेकंड पैराग्राफ, एप्पल्स। नाउ द पैराग्राफ इज ऑन एप्पल, वो भी बहुत आसान है। ओके, there is an old saying, an apple a day keeps the doctor away and helps losing weight. So the topic is apple and the sentence is connected with apple. In fact, studies have shown that a number of components in apples help the body to fight many diseases. So we are still talking about apple. हम बता रहे हैं कि it has some components which can help fight disease. The topic is still relevant to the sentence, still relevant to apples. Apples are also a source of dietary fiber which helps digestion and promotes weight loss. Still हम apple के component की ही बात कर रहे हैं, apple में क्या है चीजें वही बात कर रहे हैं। Number 4, blackberries and apples are a traditional dough for pies. अभी तक we were talking about the benefits of apple, the components that apple consists of, and how does it impact your body. So we were talking about that, and all of a sudden we are talking about two fruits that help us, that are the best traditional dough for a pie. So where did pie come from? इस सेंटेंस में अचानक से शिफ्ट एप्पल से पाई की तरफ चला गया, and we are talking about two components जो पाई में बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो obviously this is irrelevant, क्योंकि we were talking, we are concerned with the benefits or the impact or the components in apple. Are you getting my point? Look at this person has identified the last sentence, fifth one, as the irrelevant sentence, जो कि गलत है क्योंकि answer is 4 and you know that by now. तो अब last sentence भी पढ़ लेते हैं। Unlike other snacks such as biscuits, raw apple contain almost 0 fat and cholesterol. तो हम ये बता रहे हैं कि this is another effective, effective component that is there in apple, that it consists of 0 fat and cholesterol, which you cannot find in other snacks. Fruits को भी snacks के तौर पे लोग खाते हैं, and there are other snacks, biscuits and chips and everything. So they're saying that apple contains 0 fat and cholesterol, unlike as opposed to दूसरे snacks. तो ये तो relevant है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस सेंटेंस का मेन टॉपिक से या जो ओवरऑल पैराग्राफ में बात हो रही है उससे कनेक्शन है, उससे कनेक्ट कर रहा है कौन सा सेंटेंस, और कौन सा जो है वो कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस है, उसकी जगह ही नहीं है वहां पे।
So that is something that you had to identify. Okay. Now let's go to the third one. We'll take somebody else's copy. इनकी भी देख चुके हैं, इनकी देखते हैं. Okay, film festivals. Okay, so the first sentence, film festivals such as the Cannes Films Festival involve showing many films over a short period of time. अच्छा, अब फर्स्ट सेंटेंस में आप उस टॉपिक जो है फिल्म फेस्टिवल, आप उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं. यू आर टेलिंग दैट सच एज Cannes Film Festival, it involves showing many films over a short period of time. तो ये एक्सप्लेनेशन है, फिल्म फेस्टिवल्स पे ही आप एलैबोरेट कर रहे हैं. Now this person has identified sentence number 1 as the irrelevant sentence, जबकि sentence number 1 totally topic से start हो रहा है. Obviously it's wrong. अब हम second sentence देख लेते हैं. It is a competition of sorts between all the different films produced in a given year in a country or within a certain film genre. Again, the writer is elaborating on the topic film festival. First, they explain about film festivals, that what do they do, and then they elaborate that it's a sort of competition either between different films which have been produced within a year, or between films belonging to different genre. So it's the writer is elaborating on the topic. This year's Oscar awards were given in March. Now the topic was generic. We were talking about what film festivals do, what sort of a competition it is. We were talking about that. All of a sudden, there is a sentence which says, this year's Oscars award were given in March. Topic generic था, film festivals पे था. फिल्म फेस्टिवल में होता क्या है उस पे था, किस तरह का कंपटीशन है वो बात हो रही थी. इस साल का ऑस्कर मार्च में दिया है, इसकी क्या गुंजाइश है इधर. So this sentence makes no sense over here. This is a sudden jump to a specific award which is not linked to the topic. So this is the irrelevant sentence. Let's look at the next sentence. Such an event does only include full length and feature films. Such an event, film festival, the event of film festival. So again, the sentence connects with the remaining, the first two sentences. ये event, इसमें सिर्फ full length features film नहीं होती film festivals में. It may also be 2 and 3 minute pieces and documentaries. So film festival में किन film होता क्या है, किस तरह का competition होता है, different genres के बीच में होता है, different films जो एक साल में हुई उनके बीच में होता है, और इस event में सिर्फ full length movies या films नहीं होती बल्कि short documentaries भी इन festivals का part. All 4 sentences are connecting. They have a link with each other and with the main topic. But only the sentence which says that this year Oscars were given in March has no link with the original topic. Are you getting my point? तो ये इस तरीके से आइडेंटिफाई होता है कि कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस कौन सा सेंटेंस लग रहा है. ठीक है, अच्छा जी. अब हम लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं. लास्ट टॉपिक इस क्वेश्चन का, सुनामी. ओके, so acha, this is the copy which is interesting. 5 out of 5. Excellent. पहला क्वेश्चन अच्छा नहीं था, 1 out of 5. So but yeah, second question was well attempted. Okay, तो आइडेंटिफिकेशन एटलीस्ट सही थी. तो अभी हम, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 2 was done correctly, so we'll move on to another copy. Okay. Okay, each one of this, I'll not show the name, but
completely incorrect. तीन sentences choose किए गए हैं, कहीं पे 2, कहीं पे 3, so completely incorrect. But let's see. Okay. Tsunami. Although often referred to as tidal waves, a tsunami is not a usual wave, which is only much bigger. So the first sentence gives a brief introduction about tsunami, that it is referred to as tidal wave, but it's not a usual wave. Acha, now look at the sentence 2. Please focus. People unaware of the danger may remain at the shore for collecting fish from the exposed seabed. सुनामी का टॉपिक है, सुनामी की बात हो रही है और अचानक से फॉर कलेक्टिंग फिश की बात आ गई, तो आप सेंस कर सकते हैं कि ये कंप्लीटली इररिलेवेंट बात है कि हाउ आर यू टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर कलेक्टिंग फिश. ठीक है, अब आप थर्ड को देखेंगे, क्या वो टॉपिक ऑफ फर्स्ट सेंटेंस से कनेक्टेड है. Instead, it is an endlessly on-rushing tide that forces its way through any obstacle. पहले सेंटेंस में ये बात हो रही थी कि it is known as tidal wave, but it is not a usual wave. And then again, instead, it is an endlessly on-rushing tide that forces its way through any obstacle. तो उस tidal wave, tide की ही बात हो रही थी, और अब सेंटेंस 3 में फिर से हम बात करें, सुनामी को एक्सप्लेन कर रहा है राइटर. Fourth sentence, most of the damage is caused by the huge mass of water behind the initial wave front. Wave front की बात हो रही है, tidal wave की बात हो रही है, tide की बात हो रही है. Fifth one, the sheer weight of water is enough to pulverize objects in its path, often reducing buildings to their foundation. Then again, what is the weight of water? How much force it exerts? What happens in a tsunami? What kind of destruction it causes? Relatable है topic से. सिवाय इसके कि people who are unaware will collect fish, every other sentence is connected with the main topic, and it's telling us more about what happens in a tsunami, what sort of a destruction it causes. Magar people who are busy, who don't know they are busy catching fish, has no relevance. It's completely out of place. ठीक है? Okay. Okay, so we have one more, which is practice of medicine. So we'll see, look at somebody else's copy. Okay, 3M. Okay, practice of medicine. Rainforests are extremely important in the ecology of the earth. Definitely not the first sentence. We are talking about rainforests. Okay. They cover about 7% of the Earth's surface and are heavens for millions of plants and animals. The plants of the rainforest generate much of the Earth's oxygen and remove carbon dioxide from the atmosphere. So we are talking about rainforests. There are many types of tropical rainforests in the world. Okay, there are many types of tropical rainforests in the world. Now, we were talking about the importance of rainforests in the ecology of the earth, how much surface of earth, how much percentage of earth's surface were they covering, and how they remain heavens for millions of plants and animals. And the plants of the rainforest generate oxygen and they remove carbon dioxide. So we were talking about the benefits associated with rainforests, but we aren't concerned about there are many types of, or how many types of rainforest are there in the world. So this person has identified sentence number 4 as irrelevant, but what blunder this person has done is that he has also included sentence 3 as the irrelevant sentence, but it is not, because it connects with the main topic. The last sentence, however, these plants are also very important to people in other ways. Many are used in new drugs that fight diseases and illnesses. So the topic was about
importance of rainforests and how they help in fighting disease and illnesses. So every, excuse me, sentence is related to the topic except for sentence number 3, which states sentence number 4, which says that there are many types of tropical rainforests, और हमें उससे concern नहीं था. Are you getting my point? ठीक है? So this was the easiest of all, the easiest question, but still people have not generally performed up to the mark. ठीक है? So let us discuss the question number 3, which was again the objective question, and I assumed or I expected that people would score well, but unfortunately they couldn't. और ये तो उससे भी ज्यादा आसान था कि इसमें 2 statements already दी हुई हैं और उसमें से you had to choose one. So first I'll read the question. Identify the effective thesis statements from among the 2 written on each topic. Remember, an effective thesis statement is specific and clearly communicates the writer's stance on the topic to the readers. Circle or tick the right answer, 5 marks. Now, I haven't only written the question, I have kind of reinforced what I taught you in lecture number 12, which was what is thesis statement. So I have reinforced that. I have mentioned it in the question that remember, keep in mind, thesis statement are specific. और I am sure कि जिन लोगों ने पूरा lecture 12 सुना था, उस पूरे lecture में I think 16 different topics थे, जिसमें हमने effective thesis statements को identify किया था. साथ में उस पूरे lecture में we covered that the whole lecture was based on thesis statement. बट मुझे पूरा अंदाजा है कि लोगों ने बहुत ही मुश्किल से कोई लेक्चर सुने हैं, फिर या तो वो सुना नहीं है या वो उसको समझे भी नहीं. तो ठीक है, फिर लेट्स रीड इट. फर्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड वॉर 2. So World War II was a costly war that had a major impact on the economy of the United States. क्या बता रहे हैं कि मेजर इवेंट था और मेजर इम्पैक्ट था इकोनॉमी पे. Second, World War II not only impacted the economy of the United States, but also altered the role of American government and the American population forever. See, in the first statement is sort of an informative statement. It's not an effective thesis statement. Someone can write it as a thesis statement, but it's not an effective thesis statement. And you had to choose the effective one. That was the key. Question का key था effective thesis statement identify करनी. The first statement only gives a sort of an information about how it was a costly war and it had a major impact on the economy. But the second statement tells us that how crucial it was that it not only impacted the economy, but it also altered the role of the entire American government and the American population in the world. So the significance of the event has been established as the writer had clearly mentioned that it changed the entire dynamics of the United States, be it economy, the role of American government, or the role of American population. It kind of transformed the United States. So that was the impact, and this statement clearly communicates the stance of the writer. This is specific. This conveys the stance effectively as compared to the first statement. बहुत सारे, this person has identified this one correct, but many couldn't. They had a confusion. Okay. अब जो second है ना, जो इसमें जिन्होंने ब्लंडर किया है, इसमें जिन्होंने गलत आइडेंटिफाई किया, वो फिर मेरे लिए बहुत शॉकिंग था. मगर I don't know, you people don't take my instructions seriously. इस तरह की 2 एग्जाम्पल एटलीस्ट मैं आपको पहले बता चुकी. इसकी एक क्लियर एग्जाम्पल हमने
लेक्चर नंबर 12 में, आई रिमेंबर इट विथ माय लेक्चर नंबर जो हमने की थी. The first statement says bullying can have severe impacts on the victim. Here I would reinforce what is a thesis statement. Thesis statement जो entire 5 paragraph essay आप लिखेंगे या लिखते हैं, उसमें जो आपका stance है उसको specifically communicate करता है reader को, so the reader has a clear direction and in the sense that what they must expect from your essay. So simply saying bullying can have severe negative impact, इससे कुछ भी नहीं पता लग रहा. What impacts are you going to talk about? Nothing is clear. It's a simple generic statement. And remember, thesis statement is never general. It's never generic. It's always specific. Let's look at the second one. Leading to a person's self-distraction and suicidal thoughts, the bullying aspects are much more dangerous than it may seem from the first time, and the strict regulations absence make them catastrophic for the social life. इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि this is the thesis statement, effective thesis statement. It's discussing three major implications, major causes or solution, in fact, leading to a person's self-destruction. एक self-destruction इसका harmful impact है suicidal thoughts. The bullying aspects are much more dangerous than what they seem during the first time, and strict regulation absence make them catastrophic for the social life. So probably after looking at this thesis statement, I know that the reader in the next paragraph, in the remaining part of the essay, would talk about that how it leads to some of the basic impacts like self-distraction and suicidal thoughts. However, the impacts could be more dangerous than what they seem from the first time, and the absence of strict regulation make them even more difficult. So ये तीन aspects हैं जिसमें writer is going to talk about throughout the essay. The writer is going to elaborate on these aspects. Whereas पहली statement में तो बस simply एक sentence है कि it can have severe negative impact. That's it. कोई एक clear direction नहीं है. So that cannot be an effective thesis statement. Number 3, while providing entertainment, information, and an opportunity for us to keep a track of old friends, social media like Facebook, Instagram, and Twitter are also becoming tools for various organizations that want to keep a track of us. So here, while providing, जबकि ये वाले benefits हैं, entertainment के, information के, opportunity to connect है. However, social media like these sites are also becoming tools for various organizations that want to keep a track of us. So while there are several advantages, ये मसाइल हैं. दूसरी statement क्या है? Social media are a strong phenomena with both positive and negative impact. Again, introductory line के तौर पे तो ठीक है, एक generic statement है. अगर आपने अपने essay के beginning में लिखा है तो भी बहुत effective नहीं है, but okay, आप एक तमहीद बांध रहे हैं अभी तो ठीक है. मगर thesis statement ये कैसे हो सकता है? As opposed to this, पहले sentence में बता दिया गया है, the writer has clarified कि while providing entertainment, information और connectivity के साथ साथ जो ये websites हैं, ये tool बन चुकी हैं कुछ organization के जो हमारा track रख सकते हैं. Now I know कि in the remaining part of the essay, writer इस बारे में बात करेगी या करेगा कि किस तरह से सोशल मीडिया साइट्स आपकी प्राइवेसी को इन्वेड करती हैं, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है और उससे क्या क्या रिपरकशंस उसके हो सकते हैं. So this is clear and specific. So the correct answer was sentence A. Number 4, school uniforms should not be mandatory in public schools because it would stifle students' creativity, take away students' rights, and cause students to lose interest in schools. Now, the writer has conveyed, I as a writer, for example, have conveyed that according to me, in public schools,
uniforms must not be compulsory because it would kill students' creativity. Everybody is different. Later in my essay, I would define that everybody is different. Their sense of dressing is different. The way they carry themselves is different. So if we keep everyone on the similar, we have a similar dress code, it would stifle their creativity. How? That I will explain later. Take away students' rights. Everybody has a right to dress up as they like, and cause students to lose interest in school. Why? Because it could become, later I will explain in my essay. इस point को मैं हर point को मैं later elaborate करूँगी अपने essay में. So later I would explain that many students find it boring to wear the same uniform or dress every day. So it would result in them losing interest in the school. अब इसको आप compare करें second वाले से. It is outrageous for students to be forced to wear school uniform. The person has selected the second one. किस तरह से? ये सिर्फ एक जज्बाती statement है कि ये बिल्कुल outrageous है, गलत है कि आप school uniform पहनाएं. और एक बात हमेशा याद रखें कि हम जज्बाती आवाम है, थोड़ी जज्बातियत में हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप लिख रहे हैं, जब आप एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हैं, when you want to convince others of your viewpoint, तो सिंपली ये कह देना कि बहुत outrageous है, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होने चाहिए. आपकी बात में कोई वेटेज नहीं है, आपकी आर्गुमेंट बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं है, तो ये कहीं से भी एक इफेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट नहीं हो सकती. अगर आप लेक्चर नंबर 12 में दोबारा जाएं तो उसमें मैंने ये बताया होगा कि you cannot simply say that it should be forbidden or it shouldn't be allowed. You have to have clearer reason in your thesis statement. Simply short precise manner में आपको बता देते हैं, जैसे कि पहली स्टेटमेंट में हुआ है कि I think it shouldn't be there. Why? Because it does this and this. 3 रीजन बता दिए. अब उन्हीं 3 रीजन को आगे के पैराग्राफ में एसे में राइटर एलैबोरेट कर सकता है. ठीक है? अच्छा जी, the last one, so first one obviously would be the right answer, the second one cannot be. There are different types of sandwiches that students can have during their lunchtime, such as peanut butter sandwiches, jelly sandwiches, and cheese sandwiches. Remember, an effective thesis statement is not simply, stating or giving information. It has to be more specific. Second statement says, peanut butter and jelly sandwiches are the best type of sandwich. Opinion. Why? ये भी बताया है writer ने. So it's complete because they are versatile, easy to make, taste good. तो एक general सा, एक descriptive सा essay है जिसमें writer has shared their preferences of sandwiches, why they have told you in the thesis statement, and later they'll tell you कि कैसे versatile है, कैसे easy to make है, and why does it taste so good. तो वो remaining part में बात होगी. Thesis statement में clearly एक specific चीज है कि okay, they are the best sandwich, why, that has been mentioned. So thesis statement tell what is your stance and why do you think so. That is what a clear and a complete thesis statement consists of. ठीक है? Now coming to the last question. Write a paragraph on the impact of internet of about 150 to 200 words using the cause and effect development. Do incorporate the transition signals which are used in writing cause and effects paragraph. As a result, as a consequence, ये वाले transition signals होते हैं जब आप किसी चीज के effect बता रहे होते हैं. Attempt this paper, okay. You will be assessed on the basis of the following rubrics using cause and effect method. आप में से mostly ने probably नहीं use किया है. Content and clarity of ideas, language error है, clarity आपके ideas में नहीं होती. Grammar, language जिसमें serious issues हैं. So if I'm able to find a better write-up, I'll share it in detail in the next class. लेकिन ये जो topic था, ये simplest of all था. सेम इसी तरह का टॉपिक मैंने कॉज एंड इफेक्ट में करवाया था, जिसमें हमने इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन वाला पैराग्राफ पूरा साथ में पढ़ा था, उस पैराग्राफ को एनालाइज किया था और वो किस तरीके से 2 टाइप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू लिखा गया था. एक में जिसमें पहले कॉज था, फिर इफेक्ट, फिर फौरन उसका इफेक्ट, फिर कॉज, फिर फौरन इफेक्ट, और दूसरा मेथड था जिसमें पहले सारे कॉजेस थे और फिर इफेक्ट्स था. तो इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन था वो, और ये इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट है.
तो सिंपली अगर आपने उस वीडियो को देखा होता, अगर आपने उसको उस लेक्चर को सुना होता, आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। सबसे बड़ा ब्लंडर जो लोगों ने इस टास्क में किया है वो मैं बताती चलूं कि पहली बात तो कोई भी राइटिंग हो, एसे हो, पैराग्राफ हो, उसमें हेडिंग नहीं होती। अगर आपको अब तक स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये बताया गया है कि एसे में या पैराग्राफ राइटिंग में हेडिंग होती है, तो प्लीज ये जो आपने गलत कॉन्सेप्ट्स इंटरनलाइज कर लिए हैं, इनको अनलर्न करें, इनको दिमाग से निकालें। जो इंटर तक स्टूडेंट्स को बिल्कुल स्टूडेंट्स ऑब्सेस हो चुके होते हैं हेडिंग्स देने में, उनको ये सिखाया जाता है कि कट मार्कर्स यूज करें और बड़ी बड़ी हेडिंग्स दें और इतनी पूरी स्पेस आधा पेज हेडिंग में यूज कर लें ताकि मार्क्स आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आपकी बात में वेटेज होना चाहिए। तो राइटिंग में, एसे में कभी भी हेडिंग नहीं आएगी अनटिल अनलेस मैं आपको एसे में बोलूं कि आउटलाइन आप क्रिएट करके मुझे अलग से दें और आउटलाइन में अलग से मुझे थीसिस स्टेटमेंट लिख के दें, तो एक अलग चीज है। लेकिन जो आपका फाइनल ड्राफ्ट होता है उसमें कभी भी हेडिंग नहीं आती, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये टास्क पैराग्राफ राइटिंग पे था, 150 से 200 वर्ड लिमिट थी, और पैराग्राफ राइटिंग का मतलब होता है एक पैराग्राफ। लोगों ने स्पेस दे दे के 3-3 पेजेस के एस्से लिख लिए हैं, जो कि गलत लिखे हैं ऑब्वियसली, वो एक अलग मसले हैं आइडियाज के, लैंग्वेज के। मगर बेसिक क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा। मैंने जितनी आपको पैराग्राफ राइटिंग में, पैराग्राफ के हम पूरी वीडियोस में, स्लाइड पे मैं आपके लिए रीड करती थी और उसको कनेक्ट करती थी उस टाइप से, तो जो मैं पूरा रीड करती थी वो पूरा एक पैराग्राफ होता था, कभी भी उसमें स्पेस होके वो सेकंड पैराग्राफ पे शिफ्ट नहीं हो जाता था। तो जब भी क्वेश्चन हो, राइट अ पैराग्राफ, you are only supposed to write one paragraph. There is going to be no indent, there is going to be no shift to another, you cannot shift to another paragraph, you cannot start a completely new idea in another paragraph. You were just supposed to write one paragraph. फाइनल एग्जाम्स में आपको 5 पैराग्राफ ऐसे लिखना है। पैराग्राफ राइटिंग में सिर्फ एक पैराग्राफ होता जो यहां से डायरेक्टली स्टार्ट होता प्रोबेबली, और यहां तक या चले इस पेज तक खत्म होता। तो अभी भी दोबारा जाएं, प्रोबेबली लेक्चर 9 या 10 होगा, कॉज एंड इफेक्ट वाली वीडियो खोलें और उसमें जाके देखें कि इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन पे किस तरह का पैराग्राफ था, जो मैंने रीड करके एनालाइज आपके सामने किया था, ताकि आपको अंदाजा हो कि आप लोगों ने बिल्कुल भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। तो I hope by now you understand the blunders that you people have committed. What else can I say? इससे ज्यादा फीडबैक, इससे ज्यादा समझाना, इससे ज्यादा डिटेल में चीजों को खोल के बताना। Now you ask yourself, was the paper too difficult to attempt? इससे ज्यादा पेपर, believe you me, I am not exaggerating, I haven't made in any of my previous batches. Considering your current language issues and language proficiency, to facilitate you, I would have a next few session teaching you grammar, which I assumed in the beginning that you must have learned or understood, but I believe you haven't. So next video में मैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं उस पर भी बात करूंगी, वर्ड क्लासेस आपको बताऊंगी, वर्ब्स क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स कैसे यूज करते हैं, एडवर्बियल का क्या फंक्शन है, ये आपको बताऊंगी। और 25 मार्क्स का आपका मिड टर्म हो चुका है, 50 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम आएगा, रिमेनिंग 25 मार्क्स का आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहले मैंने प्लान किया था कि मैंने डिफरेंट राइटिंग टास्क आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में प्लान किए थे, मगर अब प्रोबेबली एटलीस्ट मैं 15 मार्क्स का क्विज लूंगी जो ग्रामर बेस होगा, जिसमें आपको मैं एमसीक्यूज बेस वो दे दूंगी, ताकि आप उसको अटेम्प्ट करके कुछ मार्क्स एटलीस्ट स्कोर कर सकें। और पहले मैं एक वीडियो आपको नेक्स्ट सेशन वीक आपको मैं बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की पढ़ा दूंगी, फिर मैं उससे आपका एक ऑनलाइन क्विज आपको दे दूंगी।
ताकि आप उसमें परफॉर्म कर सकें जो टाइम्ड होगा। और जो मिड टर्म की परफॉर्मेंस है, आई वुड से मार्क्स आपको पता लग जाएंगे। फीडबैक से आपको अंदाजा हो चुका है कि आप लोगों ने क्या किया है ब्लंडर। आप अपनी कॉपी ना भी देखें तो भी आपको पता है, बट आप देख लीजिएगा जो भी आप ऑफिस में जाके। मगर प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट के अगर 25 मार्क्स हैं तो प्रोबेबली 50% वुड बी 12.5। तो मोस्ट ऑफ यू वुड स्कोर बिलो 10। तो ये आपके लिए आई ओपनर होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े में हैं। एंड इट इज हाई टाइम कि आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डेवलप करने के लिए सीरियस हो जाएं, क्योंकि ये आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल हो जाएगा आपके आगे के एकेडमिक और प्रोफेशनल एरिया में, एकेडमिक्स में भी और प्रोफेशनल आपके करियर्स में, क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हिंडर्ड हो चुकी है बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एरर्स। सो आई होप कि आज आप उन लेक्चर्स को विजिट करें, रिविजिट करें अगर कर चुके हैं पहले तो, इफ आई बिलीव यू, तो आप रिविजिट करें और देखें कि क्या था वो एक पैराग्राफ था। मोस्टली लोगों ने पैराग्राफ राइटिंग में 2-2, 3-3 पैराग्राफ्स लिखे। Whenever there is a question, write a paragraph. You are only supposed to write one paragraph. Please do not forget that. Please develop a habit of reading the question and understanding it. हर चीज आपको आके कोई बताएगा नहीं खोल खोल, ठीक है? So see you in my next video. Start working for your final exams from now. Start reading the book. मैं summary writing next से next week summary writing करने की कोशिश करूंगी। ऐसे थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, summary writing पढ़ाऊंगी। बुक की summary आपको लिखनी है, अभी से बुक पढ़ते रहें, ये वाली चीजें रिवाइज करते रहें, लिखना अपना शुरू कर दें। फाइनल एग्जाम में 50 मार्क्स है, you still have time to score well, you still have time to work on your language proficiency, ठीक है? So that's it for today. I hope to see you in the next video. And if there are any questions or confusion, you can send me an email. If you need any guidance, you can send me an email. But guidance का जब तक फायदा नहीं होगा किसी भी, जब तक आप असल में आप अपनी errors, अपने mistakes को analyze करके उन पे काम करना शुरू ना। So I'll see you next week in the next lecture. Thank you.